ध्रुव को चारों तरफ से औरतों ने घेर रखा था। वह औरतें आपस में मुस्कुराकर बातें कर रही थी, कुछ ध्रुव को छेड़ रही थी। एक दो औरतों में उसके पास आकर बैठ गईं। ध्रुव की हालत खराब हो रही थी और चेहरे पर कुछ अजीब से भाव थे। एक झूठी मुस्कुराहट और आंखों में नमी थी। किसी ने उसके माथे पर कुछ लगाया तो किसी ने उसके गाल पर। उसके सामने एक थाल रखा था जिसमें हल्दी, चूड़ा और कुछ अजीब सी चीज़ें थीं। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या यहाँ से भाग जाए, और तभी एक तेज़ आवाज़ गूंजी, अरे हल्दी की रस्म शुरू करो। आज ध्रुव की हल्दी की रस्म थी। तभी किसी ने कहा कि इस समय इसकी माँ होती तो कितनी खुशी होती। और उसके बाद वहाँ खड़ी कुछ औरतें और उसकी दादी उसकी माँ के चरित्र के बारे में अजीब बातें करने लग जाती हैं। यह सब तो वह बचपन से ही सुनता आ रहा था। हल्दी की रस्म होते ही ध्रुव अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। लेकिन अगले दिन जब सुबह हुई तो अभी ध्रुव की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी कि उसके पिता ने उसकी पढ़ाई छुड़वाकर उसकी शादी पक्की कर दी। ध्रुव ने तो अपने भविष्य के लिए बहुत सपने देखे थे, लेकिन उसे पता था कि पिता के सामने उसकी एक नहीं चलने वाली। अपने दिल को मारकर वह शादी के लिए तैयार हो गया। ध्रुव की हल्दी की रस्म पूरी हुई तो वह तुरंत ही अपने कमरे में जाकर लेट गया। सुबह उसकी बारात जानी थी। सुबह उसे उठाने गए तो ध्रुव वहाँ पर नहीं था। यह खबर बड़ी तेज़ी से पूरे गांव में फैल गई। उसके पिता गुस्से में उसे चारों तरफ ढूंढ रहे थे, लेकिन ध्रुव नहीं मिला। उसकी दादी अलग सर पीट रही थी। जैसी माँ कलंकनी थी वैसा ही बेटा भी निकला। माँ तो न जाने किसके साथ भागी थी, ये भी किसी लड़की को लेकर भाग गया होगा। उस रात हुआ कुछ यूं था कि जब ध्रुव कमरे में गया तो उसे अपनी माँ की बहुत याद सता रही थी। हालांकि बचपन से बड़े होने तक उसने अपनी माँ के चरित्र के बारे में हमेशा बुरा ही सुना था, लेकिन उसका दिल इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वह सच्चाई जानना चाहता था, लेकिन सच तो उसकी माँ ही जानती थी कि वह कहाँ गई। इधर पढ़ाई छूटने के गम ने उसे बगावत पर मजबूर कर दिया। इसी उधेड़-बुन में ध्रुव को उस रात नींद नहीं आ रही थी। वह बहुत बेचैन था। मन ही मन उसने एक अटल फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह इस सच को जानकर रहेगा। उसकी सौतेली बहन भी थी, मोनिका, जिसको पलकों पर बिठाकर रखा जाता था। बचपन से अब तक उसने एक ही बात अपनी माँ के बारे में सुनी थी कि उसकी माँ किसी के साथ भाग गई। जब भी इस तरह के शब्द अपनी माँ के बारे में उसके कानों में पड़ते तो ऐसा लगता कि किसी ने पिघला शीशा उसके कानों में उड़ेल दिया हो। इसीलिए उस रात ध्रुव वह घर हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। वह कहाँ गया कोई न जान सका, लेकिन ध्रुव अपनी माँ को ढूंढने निकला था, जो एक असंभव काम था। उसे तो यहाँ तक पता नहीं था कि उसकी ननिहाल वाले अब कहाँ हैं, लेकिन उसे ये पता था कि पास के ही गांव में उसके रिश्ते की एक मौसी रहती है। सबसे पहले ध्रुव वहीं गया, क्योंकि मौसी के पति गांव के प्रधान थे, तो इसीलिए उनका पता ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। मौसी से मिलकर ध्रुव ने उन्हें सारी बातें बताईं तो उसकी मौसी को ध्रुव से हमदर्दी हुई। उन्होंने कहा कि हमें भी नहीं पता, तुम्हारी माँ तो ससुराल से ही गायब हुई थी। ध्रुव को निराशा हाथ लगी, लेकिन उसने अपने नाना नानी के घर का एड्रेस लिया और अपने नाना के घर पहुंचा। लेकिन नाना नानी तो अब जिंदा नहीं थे और उस घर पर भी ताला लगा था, जहाँ कभी उसकी माँ कल्याणी का बचपन गुजरा था। वहाँ ताला लगा देखकर ध्रुव की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उसने आस पड़ोस में पता किया तो पता चला कि कई साल पहले ध्रुव के नाना नानी की मौत हो गई थी। उन्होंने तो ये घर अपनी बेटी के ही नाम किया था, पर कल्याणी कभी यहाँ लौटकर ही नहीं आई। तब से यह घर बंद पड़ा है। ध्रुव ने उनसे पूछा, क्या आप बता सकते हो कि मेरी माँ कौन से स्कूल में पढ़ती थी? वह जो भी कोई थे भले इंसान थे। उन्होंने ध्रुव की परेशानी को समझते हुए यह बताया कि जिस स्कूल में पढ़ती थी वह स्कूल भी अब बंद हो चुका है। हाँ, एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ। कल्याणी उन लड़कियों में से थी जो आसमान को छूने का हौसला रखती थी। उसका सपना था कि वह यहाँ पर एक स्कूल खोलेगी और यहाँ के गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाएगी। तुम्हारी माँ ही अकेली ऐसी लड़की थी जो गांव से शहर पढ़ने के लिए गई थी, क्योंकि इस गांव में 10वीं के बाद लड़कियां बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाया करती थी और ना ही 10वीं से आगे यहाँ कोई स्कूल था। लेकिन तुम्हारी माँ ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और वे शहर के एक बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए गई थी। मैं तुम्हें उसका नाम
बता देता हूँ। ध्रुव ने वहाँ का एड्रेस लिया और फिर वह निकल पड़ा एक लंबे सफ़र पर। ध्रुव इस तरह कहीं आता जाता नहीं था। यह उसकी ज़िंदगी का पहला मौका था कि वह गांव से दिल्ली शहर जा रहा था। उसे डर भी था कि कहीं वह किसी के हाथ ना लग जाए, क्योंकि चारों तरफ उसको ढूंढा भी जा रहा था। छुपते छुपाते वह रेलवे स्टेशन तक पहुंचा और जल्दी ही ट्रेन में सवार हो गया। सफ़र लंबा था, उसे भूख भी लग रही थी। जेब में हाथ डालकर देखा तो पैसे भी थोड़े ही थे। उसके पास 3,000 रुपये जुड़े हुए थे, जो निकलते समय उसने अपनी जेब में डाल लिए थे। उसने अपने खाने के लिए थोड़ा सामान लिया और फिर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। वह इन्हीं सोचों में डूबा हुआ था कि आज वह जिस रास्ते पर चल रहा है, क्या इसकी कोई मंजिल है या नहीं? क्या मैं सच में अपनी माँ से मिल सकूँगा? ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुँच चुकी थी। ध्रुव ने ऑटो रिक्शा किया और उस कॉलेज की बिल्डिंग के सामने पहुँच गया। वह एक आलीशान बिल्डिंग थी। ध्रुव उसे देखकर यही सोच रहा था कि मेरी माँ कितनी काबिल रही होगी, जो इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने के लिए गांव से यहाँ आई थी। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ा। उसे घबराहट भी हो रही थी, लेकिन वह सीधे अंदर क्लर्क के ऑफिस तक पहुंचा। उसने क्लर्क से यही सवाल किया कि मेरी माँ यहाँ पढ़ा करती थी और मैं उनके बारे में कुछ पता करना चाहता हूँ। लेकिन क्लर्क ने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल देता और अपनी बातों में फ़ोन पर मगन था। तभी ध्रुव ने ज़ोर से टेबल पर हाथ मारकर चिल्लाते हुए कहा कि आपको सुनाई नहीं देता क्या? मैं आपसे बार बार कुछ पूछे जा रहा हूँ। थोड़ी ही दूरी पर एक औरत खड़ी हुई थी, जो ध्रुव को ध्यान से देखने लगी। क्लर्क ने पूछा, तुम्हारी परेशानी क्या है? यहाँ 1-2 दिन पहले के स्टूडेंट की लिस्ट नहीं मिल पाती, तुम इतने साल पुराना रिकॉर्ड पूछ रहे हो। थोड़ी दूरी पर खड़ी औरत वह सब कुछ देख रही थी। उसने ध्रुव को अपने पास बुलाया और पूछने लगी कि किसके बारे में पता करने आए हो। ध्रुव, वह औरत उस कॉलेज की पुरानी स्टूडेंट और अब एक लेक्चरर थी। ध्रुव ने अपनी माँ और गांव का नाम बताया। कल्याणी का नाम सुनते ही उस औरत की आंखों में आंसू आ गए। उनकी आंखों में आंसू देखकर ध्रुव हैरान हुआ। पूछने लगा, क्या आप उनको जानती थीं? वह औरत, जिसका नाम शोभा था, हाँ में सिर हिलाते हुए कहने लगी, हाँ, वह मेरी क्लासमेट थी। कल्याणी बहुत होनहार, बहुत अच्छी लड़की थी। वह अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहती थी। लेकिन तुम कौन हो? ध्रुव ने अपना परिचय दिया तो शोभा ने ध्रुव को प्यार किया। फिर उसे कैंटीन में ले जाकर चाय नाश्ता कराया और फिर कल्याणी के बारे में सारी बात बताई। कल्याणी की अचानक से शादी तय कर दी गई थी, इसीलिए उसे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। शादी के बाद भी हमारी फ़ोन पर एक दूसरे से बातचीत होती रहती थी। शादी के 1-2 महीने बाद ही कल्याणी को ससुराल की तरफ से दहेज कम लाने के ताने मिलने लगे थे। उसने मुझे कई बार बताया था, लेकिन कभी अपने माता पिता से इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। मैंने उसे समझाया भी था कि अभी 1 महीने में ही ससुराल वालों के ये तेवर हैं, तो आगे न जाने वह तेरे साथ में क्या करेंगे। तू ये घर छोड़ दे। लेकिन अपने माता पिता की खातिर वह सब कुछ खामोशी से सहती रही। फिर यूं ही 1-1.5 साल गुजर गया था। तुम उस समय सिर्फ 6 महीने ही के थे, जब एक रात को 1 बजे मेरे पास फ़ोन आया था। उस समय कभी भी उसने मुझे फ़ोन नहीं किया था। मैं उसका फ़ोन देखकर चौंक गई थी। मैंने उससे बात की। वह बहुत घबराई हुई सी लग रही थी। वह मुझे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी फ़ोन कट गया और मैंने फ़ोन मिलाया तो फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। अगले दिन मैंने उसके गांव जाने का फ़ैसला किया, क्योंकि मेरे पास सिर्फ कल्याणी का ही फ़ोन नंबर था। मेरा दिल उसके लिए बहुत परेशान था। मैं तुम्हारे नाना के घर जाने का फ़ैसला किया, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पहुँची और जो नज़ारा मैंने वहाँ देखा, मेरी रूह तक काँप कर रह गई थी। तुम्हारे नाना का मुंह काला किया हुआ था और सब लोग उनके ऊपर जूते चप्पल फेंक रहे थे। वहाँ पर यह शोर था कि कल्याणी भाग गई है और उनके माता पिता को सब कुछ पता था। तुम्हारे नाना बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे। शायद वह सदमे में आ चुके थे। मैं वहाँ से बिना कुछ कहे सुने ही लौट आई। मेरे दिल के अंदर बहुत सारे सवाल थे। रात को इस तरह से कल्याणी का फ़ोन आना अचानक से, और फिर कट जाना, और फिर उसके बाद यह सब, लेकिन कोई भी सच्चाई बताने वाला नहीं था। मैं लौट आई थी और उस दिन से आज तक
मेरे मन में भी यह सवाल बार बार आता है, लेकिन जवाब मुझे भी कहीं से नहीं मिल सका। यह सदमा काफ़ी था तुम्हारे नाना नानी को मौत के मुंह तक पहुंचाने के लिए। इस सदमे से तुम्हारे नाना नानी दुनिया छोड़कर चल बसे। ध्रुव का दिमाग पूरी तरह उलझकर रह गया था, लेकिन अब एक बात तो उसके मन में भी पक्की हो गई थी कि उसकी माँ ने कुछ भी गलत नहीं किया था। कुछ ना कुछ उन्हीं के साथ गलत हुआ है। वह इस सच्चाई के पीछे पड़ा था, लेकिन वह कैसे जान पाएगा? वह खुद सोच रहा था। शोभा ध्रुव को अपने घर ले गई। 2-3 दिन ध्रुव उन्हीं के पास रहा। उस रात शोभा और ध्रुव कल्याणी के बारे में बहुत सारी बातें करते रहे। ध्रुव को अपनी माँ के बारे में सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। शायद शोभा पहली इंसान थी जो उसकी माँ के बारे में ध्रुव को बता रही थी। ध्रुव ने कहा, मैंने अपनी माँ को देखा तो नहीं, लेकिन आपसे सुनने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उन्हें सच में देख लिया हो। आंटी, मैं आपका यह उपकार ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। बस आप दुआ कीजिए कि मैं अपनी माँ की असली सच्चाई तक पहुँच सकूँ। रात भर लेटे लेटे ध्रुव सोचता रहा कि अब वह आगे क्या करेगा, और तभी उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने सुबह ही शोभा से विदा ली और अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। वह अपने गांव पहुंच तो गया था, लेकिन वह अपने घर नहीं गया था। ध्रुव ने अपने एक गहरे दोस्त को फ़ोन किया, उसको सारी बात बताई और उसे अपनी योजना में शामिल किया। ध्रुव का दोस्त रमन ने ध्रुव की सौतेली बहन मोनिका को फ़ोन करके बताया कि मुझे पता है कि ध्रुव कहाँ पर है, पर तुम किसी से इस बारे में बात नहीं करोगी। मोनिका ने कहा कि ठीक है, पर बताओ तो सही। उसने कहा, ऐसे फ़ोन पर नहीं, तुम मेरे पास आओ, फिर मैं तुम्हें ध्रुव के पास लेकर चलता हूँ। मोनिका ने झट से ये बात अपनी माँ को बताई और पूरे परिवार में सनसनी फैल गई। उन्होंने कहा, तुम रमन से ये ना बताना कि तुमने हमसे इस बारे में कुछ बताया है। बस एक बार ध्रुव हमारे हाथ लग जाए, फिर देखो हम उसका क्या हाल करते हैं। मोनिका रमन के पास पहुंची। रमन ने कहा, आओ चलो, मैं तुम्हें ध्रुव से मिलवाता हूँ। रमन उसे अपने अंदर घर में ले गया। कहने लगा, बस अभी मैं ध्रुव को लेकर आता हूँ, तुम बैठो, और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मोनिका चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन रमन ने बाहर से कुंडी बंद कर दी। अब ध्रुव ने अपने पिता को फ़ोन मिलाया कि तुम्हारी बेटी मेरे कब्ज़े में है। अब अगर अपनी बेटी की रिहाई चाहते हो तो अब सच्चाई उगल दो, नहीं तो तुम्हारी बेटी तुम्हें ज़िंदा नहीं मिलेगी। ये सुनते ही तो परिवार में कोहराम मच गया। ध्रुव के पिता जल्दी ही रमन के घर पहुंचे तो ध्रुव को वहां देखकर उनके होश उड़ गए। ध्रुव के हाथ में एक बंदूक थी। कहने लगा, मेरे एक इशारे पर तुम्हारी बेटी की गर्दन उड़ा दी जाएगी। अब सच सच बताओ कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ था। धीरे धीरे गांव वाले भी वहां इकट्ठा हो चुके थे। अब ध्रुव के पिता उसके आगे हाथ जोड़ने लगे, उसके आगे गिड़गिड़ाने लगे, कहने लगे, मैं सच बताता हूँ, पर मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम्हारे नाना के पास काफ़ी ज़मीनें थीं। मैंने तुम्हारी माँ से कहा था कि वह अपने पिता से बात करे और कुछ ज़मीनें मेरे नाम पर करा दे, लेकिन उसका कहना था कि मेरे पिता पर कुछ कर्ज है, वह ज़मीन बेचकर वह कर्जा चुकाएंगे। मैं हमेशा ही तेरी माँ को दहेज के नाम पर मारता पीटता था। आज शायद ध्रुव के पिता को दिल के किसी कोने में अपनी गलती का एहसास भी हो रहा था। वह रोते हुए कहने लगा, वह सब कुछ सहती रही, कभी उसने अपनी ज़बान से एक शब्द भी नहीं निकाला था। लेकिन एक रात जब मैंने उसे बहुत मारा पीटा था तो उसके हाथ के पास रखा कांच का गिलास लग गया था, जिससे खून बहने लगा। खून बहुत ज़्यादा बह रहा था, इसीलिए मुझे उसे अस्पताल लेकर जाना पड़ा। वहाँ मैंने उसकी पट्टी कराई और उसके लिए दवा ली। तब तक मेरा गुस्सा ठंडा हो चुका था। मैंने उसे बाहर बेंच पर बैठने के लिए कहा कि तब तक मैं कुछ दवाइयाँ ले लूँ। मैं स्टोर से दवाई लेने चला गया, लेकिन जब वापस लौटकर देखा तो वह वहाँ पर नहीं थी। मैं ये देखकर घबरा गया। उसके बाद मैंने इधर उधर उसे ढूंढा। कुछ लोगों से पता किया तो पता चला कि वह औरत सड़क के दूसरी तरफ गई है। मैं जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके उसके पीछे गया। वह मुझे दूर नज़र आई थी। वह बहुत दूर थी। वह भागती जा रही थी। मैंने उसे आवाज़ दी पर वह नहीं रुकी और भागते भागते जंगल की तरफ चली गई। मैं उसके पीछे भागता रहा। उस वक्त मेरे गुस्से से बुरा हाल था। शायद वह भागते भागते अब थक चुकी थी। मैंने उसे जाकर पकड़ लिया और सारा गुस्सा एक थप्पड़ में
उसके मुंह पर दे मारा। वह दूर जा गिरी। उसका सिर एक चट्टान पर जाकर लगा था और उसने वहीं दम तोड़ दिया। मैंने उसकी सांसें चेक की। उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। मैं देखकर घबरा गया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जल्दी ही बारिश भी शुरू हो गई थी। मैं उसे वहीं पर ऐसे ही छोड़कर घर आकर मैंने माँ को सारी बात बताई तो मेरी माँ ने कहा कि हम बदनाम हो जाएंगे और पुलिस हमें उठा कर ले जाएगी, सारी ज़िंदगी जेल में सड़ेंगे। मेरी माँ ने मुझे कहा कि इस रास को यहीं पर दफन करना होगा। जल्दी ही हमने कल्याणी को उसी जंगल में गड्ढा खोदकर दबा दिया और तब से लेकर आज तक लोगों को यही बताया कि वह अस्पताल से किसी के साथ भाग गई थी। यह सच सुनकर ध्रुव की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। उसे ऐसा लगा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ेगा, पर उसने खुद को संभाला और अपने मोबाइल से एक नंबर डायल किया। जल्दी ही पुलिस वहां पहुंच गई और ध्रुव ने अपने पिता का बयान रिकॉर्ड कर लिया था। वह पुलिस को सौंप दिया। मुकदमा चला। सबूत में पिता ने अपनी पत्नी पर हर अत्याचार को कबूल किया था। उसे दोषी पाया गया और उम्र कैद की सज़ा हुई। और सिर्फ ध्रुव के पिता को ही नहीं, उसे गुनाह को छुपाने और गुनाह की मदद करने में उसकी दादी को भी उम्र कैद की सज़ा मिली थी। हालांकि ध्रुव की माँ की मौत की खबर सुनकर वह अंदर तक टूट गया था, पर वह खुश था कि उसकी माँ के चरित्र पर लगा कलंक अब मिट चुका था और गुनाहगारों को सज़ा मिली और उसकी माँ के साथ इंसाफ हुआ। इसके बाद ध्रुव हमेशा हमेशा के लिए उस घर को छोड़कर चला गया और अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जैसे आप मेरे चैनल को पहले सपोर्ट करते थे, मेरी कहानियों को पूरा देखा करते थे, अभी उसी तरह से देखिए और मुझे कमेंट भी ज़रूर कीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया कीजिए। इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत मेरी मदद करेंगे। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ सीख देने वाली मज़ेदार कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।